तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि शक्तियों के बंटवारे के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो उसका फैसला कौन करेगा? उच्च हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये दोनों हैं। हो सकता है इनमें से दोनों में से एक ही दे। ठीक है ना। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी है कि राजस्व की उगाही, राजस्व यानी कि रेवेन्यू, पैसा, रेवेन्यू की उगाही के लिए, उगाही मतलब कलेक्शन, उगाही मतलब वो नहीं कि क्या कहते हैं, हफ्ता वसूली नहीं, रेवेन्यू, राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, संसाधन जमा करने का अधिकार होता है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों को अधिकार होता है, कर लगाने का और संसाधन जमा करने का। कुछ कर होते हैं, कुछ टैक्स होता है जो सिर्फ केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, केंद्र सरकार ही अपने पे खर्चा करती है। कुछ टैक्स ऐसा होता है जो केंद्र सरकार लगाती है लेकिन राज्य सरकारों को दे देती है। ठीक है। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ राज्य सरकार लेती है और अपने पास रखती है। तो टैक्स कई तरह के होते हैं उस तरह से। उसके बाद हो गया इसके आपके संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान नहीं होंगे तो विवाद होते रहते हैं। ठीक है, सत्ता के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाएगा कि ये काम किसके अंदर आता है। पर इतना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ संवैधानिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन कारगर हुआ है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसका मुख्य श्रेय क्या जाता है? यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसका मुख्य श्रेय किसको देना होगा? लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को। ठीक है। इसी संघवाद की भावना, इसी संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। इसी इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करते हैं। ठीक है, क्या विविधता है और कैसे उसमें संघवाद का क्या रोल है। ठीक है, सिर्फ संविधान में लिख देना, उस ऊपर वाले पैराग्राफ का मतलब क्या है कि सिर्फ संविधान में लिख देना, ठीक है, ये शक्तियां होंगी, ये बंटवारा होगा, ये सब कुछ होगा, ऐसा सिर्फ लिख देने से नहीं होता ना। जो राज्य है, जो लोग हैं, उनके अंदर वो भावना भी तो होनी चाहिए संघ और साथ रहने की। ठीक है, सत्ता बांटने की भावना भी तो रहनी चाहिए, एक दूसरे के विविधता का आदर। जैसे कि अगर मान लीजिए यूपी से ज्यादा सीटें जा रही हैं लोकसभा में और नागालैंड से कम जा रही हैं। ठीक है, तो हम अगर नागालैंड की विविधता का आदर नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसका फिर एक तरह से क्या होगा, संघवाद में उसको दरकिनार करते चले जाएंगे। ठीक है ना, संघवाद में उसको दरकिनार होते चले जाएगा। तो हमने विविध सिर्फ लिख देने से संविधान में कि ये चीजें बंटवारा है सत्ता का, इससे नहीं हो जाएगा सब कुछ। संघवाद इससे सफल नहीं होता। सफल किससे होता है? भावना से, विविधता के आदर से, इच्छा से, संग रहने की इच्छा से। हम नहीं चाहते कि भारत का कोई भी राज्य अलग हो भारत से। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। ठीक है, हम नहीं, कोई नहीं चाहता कि भारत का कोई राज्य भारत से अलग हो। ठीक है, तो किस लिए नहीं चाहता? कि हम साथ रहने की इच्छा है। ठीक है, संघवाद की भावना है और हम विविधता का आदर करते हैं। लेकिन अब क्या है, विविधता का आदर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोगों के अंदर नफरत और ईर्ष्या भरती चली जा रही है। क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में बिहार के लोगों के खिलाफ ईर्ष्या है। ठीक है, वो उनको अलग, यूपी बिहार के लोगों को उस नजर से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं दिल्ली में और यहाँ कई जगह क्या है, अगर मान लीजिए नागालैंड से कोई आता है या फिर मान लीजिए मणिपुर से कोई, त्रिपुरा से आ रहा है, तो हम उसको नेपाली कहते हैं। ठीक है वो भारत का ही, लेकिन हम उसको नेपाली नेपाली कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, विविधता का आदर नहीं कर रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये देश के जनता की जिम्मेदारी है। विविधता का आदर करना देश की जनता की जिम्मेदारी है। अगर ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तो देश का जो संघवाद है वो खतरे में आ जाएगा। नागालैंड में मान लीजिए, नागालैंड से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ अगर ऐसा होता है तो नागालैंड नहीं चाहेगा ना भारत के साथ रहना। अगर उसको उसका सम्मान नहीं मिल रहा तो फिर उस संघ में रह के करेगा क्या? तो इसलिए सिर्फ लिख देने से नहीं होता। संविधान में लिख दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रैक्टिकल भी होता है, करना पड़ता है। अब है भाषाई राज्य। ठीक है, अब हम देखेंगे किस चीज को देख रहे हैं हम। आइए कुछ बातों पर गौर करें जिससे पता लगता है कि यह काम किस तरह हो पाया, जो संघ बना है किस तरह बन पाया है, इतना मजबूत संघ किस तरह बन पाया है।
तो भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। जब देश बन रहा था तो उसमें आया था कि जो देश में जो राज्यों का बंटवारा होगा, कितने राज्य बने और उनका बंटवारा किस आधार पे हो। ठीक है, तो जो पहले से कुछ बटे हुए राज्य थे, जैसे सौराष्ट्र था, मैसूर था, ठीक है, और यूपी और कुछ राज्यों को मिला के एक बड़ा राज्य था, ऐसे कई कम से कम 14-15 राज्य होंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई। देखिए, भारत से सन 1947 भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू करी। उस वक्त से लेकर 2019 तक राजनीतिक मानचित्र को देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप देखो कैसे कैसे मैप में बदलाव आया। ठीक है, अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बन गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। जैसे बिहार जितना बड़ा था, अब वो कट गया, अभी झारखंड बन गया। ठीक है, ये बिहार हो गया। इससे पहले बिहार और बड़ा था, ये उड़ीसा भी बिहार के साथ था। ठीक है, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था, फिर 2000 में झारखंड अलग हुआ। ठीक है, उससे पहले भी अगर बात करें तो बंगाल भी साथ में था इसमें। तो ये पूरा राज्य था, पूरा एक देश था। 1911 में ये अलग हो गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा अलग हो गया और 2000 में झारखंड अलग हो गया। तो हम आजादी के बाद की बात करें तो हम इसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि ठीक है, कैसे कैसे नक्शों में बदलाव आया, सीमाएं कैसे बदली, क्षेत्र कैसे बदले, नाम कैसे बदल गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश कैसे बना, यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश बन गया। दोनों का नाम यूपी है, लेकिन पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, फिर बन गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सब देखेंगे कैसे कैसे बदला। नए राज्य बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। ठीक है, ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीयता के आधार पर हुआ। ठीक है, जातीयता की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया। जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये भाषा के आधार पर अलग नहीं हुए हैं। यहाँ की संस्कृति, भूगोल और जातीयता, ठीक है, इसके आधार पर इनको अलग किया गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी, जब शुरू में एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी, तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि ऐसे तो देश टूट जाएगा। भाषा के आधार पर अगर हम देश को बांटने लगे तो देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया। उन्होंने टाल दिया था। 1950 से बात शुरू हुई और उन्होंने नेहरू और जो पूरी टीम थी उनकी, उन्होंने टाल दिया कि हम अभी करते ही नहीं है काम, राज्यों का पुनर्गठन करते ही नहीं, छोड़ देते हैं इसको, जब शांत हो जाएगा मामला तब इसको करेंगे हम। लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। ठीक है, उस समय मामला और जोर पकड़ गया। तो हमारा अनुभव बताता है कि भाषावर राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। पहले था कि हम डर रहे थे कि देश टूट तो नहीं जाएगा, भाषा के आधार बनाएंगे, लेकिन हुआ क्या, भाषा के आधार पर बनाया गया तो देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हो गया। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया, प्रशासन में भी सुविधा हुई। ठीक है, मैप दिया नहीं गया है, एक बार मैप देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैप तो है, वो मैप अभी का दिया है ना। कीर्ति है, आस्था है, आस्था तो है ही नहीं है। आस्था नहीं है, कीर्ति है और राखी होगी। आज मेरा काम भी साथ साथ तो ये भारत का मैप रिकॉर्डिंग। देख रहे हो। हाँ, ये भारत का मैप देख रहे हो आप 2020 का। ठीक है, 2019-20 का। अब ये देखो भारत का मैप 1956 का। ठीक है, ये भारत का मैप है 1956 का। अब आप देखोगे राज्य कैसे है, राज्यों का साइज क्या है, कौन कौन सा राज्य है। देखिए, उत्तर प्रदेश, ये बिहार, देखो ये झारखंड, बिहार, ये झारखंड है लेकिन अब अलग हुआ है, पहले 1956 में ऐसे था। ये था मध्य प्रदेश, यह है विंध्या प्रदेश। अभी ऐसा कोई देश है ही, अभी ऐसा कोई राज्य नहीं है ना, विंध्या प्रदेश ऐसा कोई राज्य नहीं है, क्योंकि दोनों को इसको मध्य प्रदेश में मर्ज कर दिया गया।
कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया गया, कुछ हिस्सा मध्य अरे प्रदेश में दिल्ली जाएगा। और उत्तर प्रदेश एक में है। नहीं, दिल्ली ये रहा, छोटा सा है, इसका नाम लिखा गया है ना अच्छा। यहाँ पे, दिल्ली ये रहा छोटा सा यहाँ पे। ठीक है, देखो पंजाब अलग है, पंजाब एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट अलग है, हिमाचल प्रदेश सिर्फ इतना सा है। यहाँ हिमाचल प्रदेश के दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा भी हिमाचल प्रदेश का और ये भी हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान अलग है, अजमेर और मेरवाड़ा अलग है। ठीक है, ये अलग स्टेट है। कच्छ अलग स्टेट है। मेरवाड़ा भी है? अब नहीं है ना, अब तो राजस्थान हो गया, नहीं ये है दो। ना? अभी वही तो। 1956 का मैप है ये। ठीक ओके। है, 1956 का मैप है। ठीक है, कच्छ अलग राज्य था, सौराष्ट्र अलग राज्य था। अब बॉम्बे एक राज्य का नाम था। ठीक है, बॉम्बे राज्य का नाम था, और ये जो अब आज का गुजरात है उसको मिला हम्म। के प्लस आज का जो महाराष्ट्र है उसको मिला के बना था। ठीक है, 1956 में इस तरह से था। हैदराबाद था, आंध्र प्रदेश नहीं था, हैदराबाद था जगह का नाम। आंध्र प्रदेश अलग था, हैदराबाद अलग था। बाद में क्या हुआ, यहाँ से इसको काट कैसे पूरा हैदराबाद आंध्र प्रदेश बनाया गया और ये महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया। और फिर 2014 में फिर चेंज हुआ, फिर इसको तेलंगाना बना दिया गया। ठीक है ना, और यहाँ पे मैसूर था, कर्नाटक नहीं है, मैसूर है, और ये तमिलनाडु नहीं, मद्रास है। केरला है, और ये कोचीन है, ये केरला है। देखो देख रहे हो ना, अलग अलग स्टेट थे उस टाइम। उस टाइम हाँ। स्टेट्स के नाम, सीमाएं अलग अलग थी। आप गिनोगे तो लगभग 29 थे उस टाइम, फिर कम हुए। ठीक है, फिर कम हुए, अब फिर आज 28। श्रीलंका वाली जगह पे क्या था? श्रीलंका ही था यार, वो तो दूसरा देश हो गया ना। वो तो अच्छा अलग अच्छा कंट्री हो अच्छा गया। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि पहले भी 28 29 थे लगभग, पहले भी 29 और स्टेट इधर थे। भी लिखा है यहाँ असम के ऊपर में। देखो ये असम है, ये पूरा असम है, ये पूरा असम है, ये सेवन पूरा सिस्टर। असम। पहले एक ही था, असम है ये, और ये नॉर्थ ईस्टर्न एजेंसी है। ठीक है ना, सॉरी ये नहीं है, सिर्फ इतना जो जगह था ना, कुछ हिस्सा जो था वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, बाकी पूरा असम है, ये सारा असम है। नागालैंड नहीं है, मणिपुर मिजोरम कुछ नहीं था, पूरे नाम असम था। ठीक है, पूरे का नाम असम था ये सारा। और सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था उस टाइम 1956 में। ठीक है, हाँ। उस हाँ, सिक्किम तो बाद में ऐड हुआ है ना, सिक्किम तो बाद में आया था। देखो उस समय गोवा नहीं सिक्किम था। तिब्बत में था क्या? नहीं, सिक्किम अलग राज्य, अलग देश था उस समय, अलग देश था पूरा सिक्किम, वहाँ का राजा हुआ करता था। वैसे ही देखो गोवा नहीं था हमारे पास, गोवा पुर्तगालियों के पास था, 1961 में, 1966 या 61 में हमारे पास आया है। ठीक है, तो उस समय भी लगभग 28 29 स्टेट होते थे, लेकिन उनकी सीमाएं अलग थी। ठीक है, अब देखो गुजराती बोलने वाले और मराठी बोलने वाले एक ही थे, एक ही राज्य के अंदर थे, तो इनको बाद में अलग कर दिया गया, गुजरात अलग कर दिया, महाराष्ट्र अलग कर दिया। ठीक है, पहले भाषा के आधार पे था नहीं, लेकिन बनना शुरू हुआ। ठीक है, भाषा के आधार पर देश था नहीं बटा हुआ, लेकिन फिर बनाया गया तो भाषा के आधार पर बनना शुरू हुआ। 1950 में कवायद चली थी, मतलब ये बात चली थी कि भाषा के आधार पर बनाते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी जो थे, नेता जो थे, उनको डर था कि टूट जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 1953 में एक घटना घटी, और आंध्र प्रदेश में एक आदमी जो आंध्र प्रदेश को जो क्या बोलते हैं वहाँ पे, तेलुगु बोलते हैं ना, तेलुगु के लिए बनाना चाहता था एक अलग अलग राज्य, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहते थे, कुछ हिस्से को, तो वो भाषा के आधार बनाना चाहते थे उसको। तो तेलुगु जो था 1953 में, सॉरी आंध्र प्रदेश 1953 में पहला स्टेट बना भारत का जो भाषा के आधार बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्सा मैसूर में, कुछ हैदराबाद में। 1956 में है। ये 1956 का मैप है, लेकिन आंध्र प्रदेश था नहीं ना 1956 में, 1953 में नहीं था आंध्र प्रदेश, 1953 से पहले। समझ रहे हो, ये आंध्र प्रदेश अभी 1956 में दिखाई दे रहा है ना आपको, 1953 में नहीं था ये। 1953 में कुछ हिस्सा इसमें मर्ज है, कुछ इसमें मैसूर का पार्ट था, कुछ हैदराबाद का पार्ट था। ठीक है, आंध्र प्रदेश था नहीं। तो कुछ यहाँ पे कुछ कई आंदोलन हुए, और उसमें फिर एक नेता था, कोई उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसकी भूख हड़ताल से उसकी मृत्यु हो गई थी। ये भूख हड़ताल से जो एक नेता की मृत्यु हुई, इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि नेहरू जी को फिर उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, और 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बना दिया गया। तो भाषा के आधार पर क्वेश्चन आ सकता है, भाषा के आधार पर पहला स्टेट कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। कब आंध्र बना था, प्रदेश। 1953 में। जब पहला स्टेट बन गया तो फिर अब तो खुल गया बक्सा। ठीक है, अब सबको 1956 में कौन सा स्टेट बना था? रुकिए तो एक मिनट, 1953 तो में आंध्र ये प्रदेश बन बता। गया। ठीक है,
अब ये बक्सा खुल गया कि अब सबको अपना अपना स्टेट चाहिए भाषा के आधार पर। तो एक अधिनियम पास हुआ, एक अधिनियम आया, ठीक है, 1956 में अधिनियम आया। फिर 1956 से बंटवारा शुरू हुआ, ठीक है। 1956 में सिर्फ कानून आया था, 1956 में कानून आया था। 1961 से पहला स्टेट बटा था, फिर इसके बाद 1966 में स्टेट बटे, फिर बढ़ते चले गए। जैसे जैसे मांग आती चली गई वैसे बढ़ते चले गए। तो हम इसको पढ़ेंगे आगे कि कैसे कैसे बटा था, ठीक है। इसमें इतना नहीं है लेकिन अब तो इस बुक को पहले खत्म करना है। भाषा नीति, भारत के संघीय ढांचे को दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई, ठीक है। पहली परीक्षा क्या हुई? भाषा के आधार पर राज्य बांटने की। दूसरी क्या हुई परीक्षा? भाषा नीति को लेके, ठीक है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा संविधान में नहीं लिखी हुई है, ठीक है। उसको कब दिया गया? हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग जो लोग हैं, 40% लोग हैं, उनकी मातृभाषा है। बाकी 60% लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। भारत में सिर्फ 40% लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं, बाकी नहीं है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए गए, ठीक है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अनुसूचित भाषा मतलब वो भाषाएं जिन्हें संविधान द्वारा कोई दर्जा दिया गया है, ठीक है, उन्हें सूचित कर दिया, उन्हें एक लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। हिंदी के अलावा यहाँ पे 21 भाषाएं और हैं, तो हिंदी प्लस 21 टोटल 22 भाषाएं हैं जिनको अनुसूचित किया। अनुसूचित मतलब उसको सूचित कर दिया गया है, लिख दिया गया, लिस्ट बना दी गई संविधान में, ठीक है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, ठीक है। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, तो यूपीएससी का एग्जाम आप 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में दे सकते हो, ठीक है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं, जैसे यूपी की हिंदी है, बिहार की हिंदी है, महाराष्ट्र की मराठी है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, केरला की मलयालम है, तमिलनाडु की तमिल है, कर्नाटक की कन्नड़ है, अपनी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम जो होता है उनकी राज्य भाषा में होता है। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई बिहार में कोई अधिनियम या कोई ऑर्डर पास होता है तो हिंदी में लिखा होता है। वैसे अगर आप आंध्र प्रदेश में जाओगे तो तेलुगु में लिखा होगा, कुछ ऐसे ऐसे करके लिखा रहता है। तो अपना काम वो अपनी राजभाषा में करते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ? ठीक उलट, हम श्रीलंका में जो हुआ था उसके ठीक उलट क्या हुआ? हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी बरती है। उन्होंने क्या किया? जबरदस्ती थोप दिया। सिंहली भाषा जो थी, सिंहली भाषा को जबरदस्ती थोप दिया पूरे देश के ऊपर कानून बनाकर। हमारे देश में कानून बनाया, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया कि हिंदी बोलना जरूरी है, ठीक है, या यूपीएससी के एग्जाम में हिंदी बोलना जरूरी, हिंदी में इंटरव्यू देना जरूरी है, ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। तो सावधानी लिखी गई। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग, पहले क्या होता था? अंग्रेजी का प्रयोग होता था। संविधान के अनुसार, संविधान में लिखा हुआ था कि ये 1965 में बंद हो जाना चाहिए, अंग्रेजी खत्म हो जानी चाहिए और उसकी जगह अपनी भाषा होनी चाहिए देश की। लेकिन हो नहीं सकता था ना, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं बोल जाती है। आप अगर हिंदी को कर दो तो हिंदी तो 40% बोलते हैं, तो बाकी 60% बोलेंगे कि हिंदी क्यों, तमिल क्यों नहीं, या तेलुगु क्यों नहीं। अगर हम बोलें, अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है राष्ट्र की, देश की राष्ट्रभाषा तमिल हो जानी चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी बोलते हो, हिंदी समझते हो, रिस्पेक्ट देते हो हिंदी को, तमिल कैसे सह सकते हो? तो वही तमिलियंस को है। अगर तमिलियंस या तेलुगु जो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको बोलो कि हिंदी बोलना है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो उनके ऊपर भी ऐसा ही बीतता है, ठीक है। तो जो अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषा प्रदेशों ने, जहाँ पे हिंदी नहीं बोल जाती, उन प्रदेशों ने मांग की। क्या कहा उन्होंने? कि अंग्रेजी को प्रयोग जारी रखो, अंग्रेजी को ही जारी रखो, ठीक है। तमिलनाडु में तो ये मांग थी बहुत उग्र हो गई, बहुत ज्यादा उग्र हो गए लोग वहां पे। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों के प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा दिया। केंद्र सरकार ने क्या किया?
पहले क्या था संविधान में कि अंग्रेजी होगी, ठीक है, 1965 तक अंग्रेजी होगी, लेकिन ज्यादा इशू हो गया, फिर अंग्रेजी खत्म होने वाली थी तो हिंदी आ जाती, लेकिन जो कई राज्य थे जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, उन्होंने प्रदर्शन किया, तो फिर केंद्र सरकार ने क्या किया, अंग्रेजी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, प्लस हिंदी भी रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस विवाद को सुलझा दिया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत की सरकार में नीति बनी हुई है, नीति है, सिर्फ कानून नहीं है, नीति है, ठीक है, थोपा नहीं जा सकता। तो भारत सरकार ने कुछ नीतियां बनाई जिससे हिंदी को बढ़ावा दे। आपको क्यों लगता है कि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए? ठीक है, अगर देश में एक ही भाषा बोली जाए तो देश की एकता बढ़ेगी। माना यह जाता है कि अगर देश में एक ही भाषा बोली जाए तो देश की एकता बढ़ेगी, लेकिन ये सच सही भी नहीं है, ठीक है। तो बढ़ावा यही नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी थोप सकती है। बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं कि थोप दिया जाए। जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं, वहां थोप नहीं सकते। तो भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। अगर हम थोप देते इंग्लिश, तो आप जानते हो कि देश के सिर्फ 40% लोग हिंदी बोलते थे, बाकी 60% विद्रोह कर देते, ठीक है। फिर यहाँ से अभी करना है कि कल से करना है केंद्र और राज्य संबंध? टाइम है कि नहीं है? अभी 6:15 ही हुआ है, 15 मिनट और टाइम है क्या? क्योंकि लेट भी शुरू हुआ था, ये खत्म हो जाएगा क्या फिर? इस चैप्टर में थोड़ा सा विकेंद्रीकरण, ये थोड़ा सा कर देता हूँ मैं यहाँ तक, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा इशू क्या था? 3 इशू थे। पहली परीक्षा क्या थी? भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना। दूसरा परीक्षा क्या थी? भाषा नीति बनाना, कौन सी भाषा बोली जाए, कौन सी भाषा मानी जाए, किस भाषा में कामकाज हो। तो हिंदी केंद्र में क्या किया गया, हिंदी और अंग्रेजी चल रखा, और राज्यों को अपने अपना अधिकार, अपनी स्वतंत्रता देगी जिसमें आप रखना चाहो, ठीक है। तीसरा इशू क्या था? केंद्र और राज्य का संबंध। केंद्र और राज्य के संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। संघवाद जो है मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है। सत्ता में साझेदारी है, उसकी संवैधानिक व्यवस्था कैसा रूप ले लेगी, वो किस पर निर्भर करता है? शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, ठीक है। शासक दल क्या कर रहा है, शासक दल किस तरह से अनुसरण कर रहा है, उस पर निर्भर करता है। काफी समय तक हमारे यहाँ क्या था, एक पार्टी थी, एक पार्टी का केंद्र था, कौन सी? कांग्रेस का था, और अधिकांश राज्यों को में शासन रहा उसी पार्टी का। एक पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। लगभग 10-20 वर्षों तक कांग्रेस का राज रहा था, केंद्र में भी और अधिकांश राज्यों में भी। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में, स्वतंत्र इकाई के रूप में, संघ के स्वतंत्र इकाई के रूप में, राज्य क्या है? संघ की स्वतंत्र इकाई है, लेकिन उस इकाई के रूप में उसने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, उस समय नहीं किया, क्योंकि एक ही पार्टी सिस्टम था, ठीक है। उस समय एक ही पार्टी केंद्र में भी थी, एक ही पार्टी राज्य में भी थी, तो उस राज्य को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल आ गए, ठीक है, अलग अलग दल आ गए, केंद्र में कांग्रेस, राज्य में बीजेपी, एक राज्य में तेलुगु देशम, एक राज्य में टीएमसी, एक राज्य में कुछ और, एक राज्य में कुछ और, अलग अलग दल आ गए, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों क्या हुआ, अनदेखी करना शुरू किया राज्य के अधिकारों का। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। वो क्या करती थी, उनको भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, ठीक है। ये संघवाद की भावना के, जैसे केंद्र में अगर मान लीजिए बीजेपी है और राज्य सरकार में मान लीजिए बिहार, झारखंड में कोई और पार्टी है, तो बीजेपी अगर केंद्र में है तो क्या करती थी, इसकी सरकार को भंग कर देती थी और दोबारा इलेक्शन करवा देती थी, राष्ट्रपति शासन लागू करवा देती थी, ठीक है, और दोबारा इलेक्शन करवा देती थी। तो ये इशू क्या करता है, संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, ये उसका अगेंस्ट चला गया। प्रतिकूल मतलब अगेंस्ट हो गया है। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। 1990 के बाद ये सब बदल गया।
इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। बदलना कब से शुरू हुआ? 1970 से। 1970 के दशक से बदलना शुरू हुआ। 1970 के दशक में क्या हुआ? केंद्र सरकार बहुत हावी हो गई। उस समय इंदिरा गांधी का समय था, ठीक है। फिर क्या हुआ? इमरजेंसी लगी 1975 में, ठीक है। 1979 में क्या हुआ? नई सरकार आई, जनता पार्टी बनी, ठीक है। फिर नए नए दल बनने लगे। 1980 में कौन सा दल बना? बीजेपी बना। 1990 से अब क्या था? कई दल मजबूत हो चुके थे, कई दल मजबूत हो चुके थे और उन्होंने क्या किया? राज्यों में नए क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर था गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। 1990 के बाद गठबंधन सरकार, अब कोई भी एक पार्टी अपना पूरी तरह से बहुमत नहीं ला पा रही थी, ठीक है। कोई भी एक पार्टी बहुमत नहीं ला पा रही थी, तो गठबंधन सरकार शुरू होने लग गई। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। किसी एक को बहुमत नहीं मिलता था तो सब गठबंधन बनाना पड़ता था, उनको पार्टियों को मिलना पड़ता था ताकि सरकार बना पाए। जैसे मान लीजिए बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, किसी को बहुमत नहीं मिला तो बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस शिवसेना प्लस ये मिलकर गठबंधन बनाएगी और अपनी सरकार बना लेगी। तो जिसकी ज्यादा सीटें हैं उसका प्रधानमंत्री बना लिया जाएगा, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार होती है। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की एक नई संस्कृति अनपी। इससे क्या अच्छा क्या हुआ? कुछ बुरी भी हुआ इससे, कुछ चीजें बुरी भी हुई। गठबंधन सरकार में कुछ चीजें गलत भी होती हैं, कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं। इससे क्या हुआ? सत्ता की साझेदारी में एक नई संस्कृति आ गई, एक नई संस्कृति पनपी, स्वायत्ता का आदर करने का। अब जो केंद्र सरकार थी वो राज्य सरकारों की स्वतंत्रता का आदर करने लगी, क्योंकि उनको साझेदारी बनना था गठबंधन में, साझेदार थी गठबंधन में। अगर मान लीजिए कोई एक साझेदारी में कोई एक पार्टी अपना खींच लेगी तो सरकार गिर जाएगी। तो उनको मनाए रखने के लिए उन्होंने राज्य में उसको स्वतंत्रता दे दी, ठीक है, काम करने की। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। पहले करती केंद्र सरकार राज्य सरकार को भंग कर देती थी, विधानसभा को भंग कर दिया, दोबारा इलेक्शन करवा दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला सुना दिया कि ये सब नहीं होगा, उसके बाद बंद हो गया धीरे धीरे। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले के दौर में ज्यादा प्रभावी है। आज ज्यादा प्रभावी सत्ता की साझेदारी। संविधान जब लागू हुआ था उस समय कम था, क्योंकि उस समय एक ही पार्टी था, ठीक है, सिंगल पार्टी था, कांग्रेस ही थी हर जगह। राज्य में भी कांग्रेस है और देश में भी कांग्रेस है। जैसे समझना चाहो तो अगर मान लीजिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, बिहार में भी कांग्रेस की सरकार है, तो केंद्र सरकार जो भी फैसले करेगी वो बिहार की कांग्रेस सरकार मान ही लेगी, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी है, ठीक है। केंद्र सरकार में जो भी फैसले होंगे बिहार सरकार उसको मान ही लेगी, क्योंकि दोनों में एक ही पार्टी है। और राज्य में इसकी स्वायत्ता नहीं होगी, स्वतंत्रता उतनी नहीं होगी, इसको केंद्र पे डिपेंड, मतलब एक तरह से, क्योंकि जो पार्टी है उसका लीडर तो केंद्र में बैठा हुआ है ना। जैसे बीजेपी की अगर सरकार बिहार में है लेकिन मोदी जी तो केंद्र में बैठे हुए हैं, तो जो मोदी जी चाहेंगे वो राज्य में भी होगा, क्योंकि एक ही पार्टी है दोनों जगह। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ? अलग अलग हो गया, केंद्र में अलग अलग पार्टियों का गठबंधन बनने लगा, ठीक है। मान लीजिए बीजेपी प्लस जेडीयू है प्लस ये है, और उस जेडीयू का बिहार में भी चल रहा है, तो बीजेपी को जेडीयू के साथ अपना बना के रखना है, तो इसलिए वो क्या करेगी? स्टेट में उसको, राज्य में उसको स्वतंत्रता दे देगी काम करने की, ताकि केंद्र में उसकी सरकार बनी रहे। समझ रहे हो ना, पॉलिटिक्स होता है इस तरह से। तो इससे क्या हो गया? संघवाद जो हो गया और मजबूत हो गया, सत्ता में साझेदारी मजबूत हो गई। इसके बाद हम कल से करेंगे।